हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली हम लोगों ने गॉस थ्योरम की लगभग थ्योरी और डेरिवेशन पढ़ रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों हम गॉस थ्योरम के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि हमारे बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। बच्चों इसके बाद भी अगर इन क्वेश्चन के अलावा आप कोई क्वेश्चन लगाते हैं और आपको वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बच्चों गॉस थ्योरम से संबंधित हमारा पहला प्रश्न यह है कि A wire AB of length L has linear charge density lambda is equal to kx, where x is the measured from end A of wire. This wire is enclosed by Gaussian hollow surface. Find the expression for electric flux through the surface. Okay. बच्चों हमको दिया है कि कोई एक हालो सरफेस है, शेप नहीं दिया है तो आप कैसा भी 3D सरफेस मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक 3D सरफेस है, ठीक है, और इसके अंदर एक ये वायर रखा हुआ है। वायर का नाम क्या दिया है बच्चों? ए और बी, ठीक है। इन्होंने कहा ए इंड से, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर, कहाँ पे? एक्स डिस्टेंस पर वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है और लैम्डा की वैल्यू है kx। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं देखूं इंड ए पे तो वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी 0 होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और बी पॉइंट पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो हमको अब बताना है कि ये जो 3D सरफेस है जिसमें ये वायर बंद हो रहा है, इस 3D सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। बच्चों आपको यहाँ पर वायर की टोटल लेंथ भी दी गई है L, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, सबसे पहले तो हमको इस सरफेस के अंदर का चार्ज पता चल जाए। अगर चार्ज पता चल जाएगा तो हमको पता है कि हम यहाँ से फ्लक्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स निकालना तो बहुत आसान है भाई। गॉस थ्योरम ये कहती है कि नेट फ्लक्स किसी जो क्लोज सरफेस से पास होता है उसकी वैल्यू Q अपान एप्सिलॉन 0 होती है। तो Q जो इनक्लोज्ड हो रहा है, जो इसके अंदर है, ठीक है, उसकी बात होती है। तो सबसे मेन बात यहाँ पे ये है बच्चों कि हमको Q अपान एप्सिलॉन 0 करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको Q पता हो जाए तो Q कहाँ है? केवल वायर पे चार्ज है, ठीक है। इसका मतलब हमको इस वायर का चार्ज पहले कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? लैम्डा इज इक्वल टू kx, लैम्डा इज इक्वल टू kx हमको रिलेशन दिया है, इसी का हम यूज करते हैं। बच्चों लैम्डा यहाँ पे है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और लैम्डा का फार्मूला क्या होता है रियल में? dq अपान dx। जब चार्ज वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं? dx डिस्टेंस का, बहुत छोटी सी डिस्टेंस का, मतलब जहाँ चार्ज का वेरिएशन लगभग 0 हो। भाई आगे जाने पर चार्ज बढ़ रहा लेकिन बहुत कम, मतलब दो लगातार पॉइंट समझो, उनके बीच में चार्ज इतना ज़्यादा थोड़ी ना वेरी कर जाएगा। तो वहाँ पे चार्ज dx डिस्टेंस में लगभग कांस्टेंट मान लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू इसीलिए आ गया dq अपान dx। हमने ये मान लिया कि dx डिस्टेंस में कितना चार्ज है? dq चार्ज है। तो हमको पता है लैम्डा का फार्मूला क्या? लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपान लेंथ। तो यहाँ पे चार्ज कितना है dx लेंथ में? dq। लेंथ कितनी है यहाँ की? dx, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि dq की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो dq की वैल्यू आ गई लैम्डा इंटू dx, ठीक है। अब आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपको यहाँ पे गिवन है। जब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो बच्चों dq क्या मिलेगा हमको? सोचिए, ये मिलेगा kx dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक x वेरी कर सकता है? तो x यहाँ से लेकर यहाँ आगे जाएंगे, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, b पॉइंट पे x की वैल्यू L के बराबर हो जाएगी।
इसका मतलब x की लिमिट सेट होगी 0 से L। जब इंटीग्रेट कर देंगे 0 से L तो हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे सो टोटल चार्ज, सो टोटल चार्ज, ठीक है। ये कितना आएगा, ये आएगा Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, x कहाँ से कहाँ तक है सोचिए, 0 से L kx dx, ठीक है। तो ये Q की वैल्यू आ जाएगी k, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है कि अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो फार्मूला क्या आता है बच्चों, x की पावर n+1 अपान n+1। इसका मतलब जो पावर होती है उसमें एक जुड़ जाता है, डिवाइडेड बाई जो पावर बनी है वो आ जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर क्या है पहले से देखो 1 है, इसका मतलब n की जगह हो गया 1। तो जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर जो भी है उसमें एक जोड़ दो, यानी कि 1 में 1 जुड़ गया, अपान 1+1, कहाँ से कहाँ तक, तो ये 0 से L तक। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा कि x स्क्वायर अपान 2 0 से L, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा K अपर लिमिट, ठीक है, मीन्स L स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर अपान 2, मीन्स Q आ गया KL स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे K तो कांस्टेंट है, ठीक है। ये चार्ज आ गया इस सरफेस के अंदर। इसका मतलब इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो हम गॉस थ्योरम का यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस। तो नेट फ्लक्स कितना पास होगा बच्चों, ये पास होगा फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0, मीन्स फाई इक्वल टू क्यू की वैल्यू KL स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सो द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज KL स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड। तो बच्चों गॉस थ्योरम का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि a point charge Q is placed at the center of a cylinder of length L and radius R. The electric flux through the curved surface of the cylinder is, और ये ऑप्शन हमको गिवन है, पहला ऑप्शन Q अपान एप्सिलॉन 0 L अपान रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बी ऑप्शन Q अपान एप्सिलॉन 0 L अपान रूट में L स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर, सी Q अपान एप्सिलॉन 0 L अपान रूट में L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, डी Q अपान 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि एक L लेंथ का एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी रेडियस R है। तो चलिए पहले हम अपना L लेंथ का एक सिलेंडर बना लेते हैं। ये एक L लेंथ का सिलेंडर है, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। ये है बच्चों, ये एक L लेंथ का सिलेंडर हो गया, जिसकी रेडियस कितनी दिया है बच्चों, जिसकी रेडियस हमको दिया है, जिसकी रेडियस हमको क्या दिया है बच्चों, R। ये सेंटर है अगर उसका, तो ये उसकी रेडियस है R, ठीक है। और इसकी लेंथ दिया है L, ये लेंथ हो गई L, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि इसके सेंटर पे यहाँ पे Q चार्ज प्रेजेंट है, तो हमको बताना है कि इसके कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। तो बच्चों ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। हमको ये तो पता है
कि किसी सिलेंडर से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना है। ये तो गॉस थ्योरम ही बताती है। वो क्या बताती है कि अगर कोई क्यू चार्ज किसी 3D डायग्राम में इनक्लोज है तो उसका नेट फ्लक्स क्या हो जाता है, Q/ε0। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, ठीक है, कितना पास हो रहा है, तो ये पास हो रहा होगा फाई नेट इज इक्वल टू Q/ε0। अब बच्चों जब आपको कर्व्ड सरफेस का मतलब इस सरफेस का निकालना है, ठीक है, इसके अंदर क्यू चार्ज है, तो हम क्या करेंगे कि इसके प्लेन सरफेस का जो है फ्लक्स निकाल देंगे। हम क्या करेंगे, इसके प्लेन सरफेस का फ्लक्स निकाल देंगे। जब प्लेन सरफेस का फ्लक्स निकल आएगा एक प्लेन सरफेस का, तो दोनों का निकालना है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस और इस प्लेन सरफेस का आ जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे कि टोटल फ्लक्स में से इन दोनों प्लेन सरफेस के फ्लक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको ये कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स निकल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस प्लेन सरफेस का फ्लक्स निकालते हैं। कैसे निकलेगा, तो भाई ऐसा है, हम इस सेंटर से एक प्लेन सरफेस को मिलाते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, एक प्लेन सरफेस का फ्लक्स निकालने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए हमको एक रिलेशन की जरूरत पड़ेगी जो हम आपको अपने चैनल पे पढ़ा चुके हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप टाइप कीजिए रिलेशन बिटवीन एंगल एंड सॉलिड एंगल बाय गौरव मिश्रा। तो वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी जहाँ पे हमने एंगल और सॉलिड एंगल का रिलेशन एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस सरफेस का वो क्या बन रहा है, अल्फा, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेन एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है, मान लेते हैं ऐसा। यानी कि हम बात करें तो ये पूरी लेंथ L थी, तो ये आधी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, सोचिए जरा। तो ये आधी लेंथ हो जाएगी यहाँ से L/2, ठीक है, ये लेंथ हो गई। ये R है, ठीक है। अगर इसको मैं A नाम दे दूँ, इसको मैं B नाम दे दूँ, ठीक है, तो मुझे CB मिल रहा है। यहाँ से CB कितना मिलेगा, तो ये देखिए, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो यानी कि CB हो जाएगा रूट में, ठीक है, बेस का स्क्वायर मीन्स L/2 का होल स्क्वायर प्लस R²। यानी कि CB की वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ से L² प्लस 4R²/2, ये रूट में ये आ जाएगा हमारे पास CB, ठीक है। तो जब CB आ गया यहाँ पे तो लिख लेते हैं, ये आ गया रूट में L² प्लस 4R² और डिवाइडेड बाई 2, ये CB हमने निकाल दिया। यहाँ से हम cos अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि सॉलिड एंगल के फार्मूले में cos अल्फा की वैल्यू यूज होगी। तो cos अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा, सोचिए, cos अल्फा आ जाएगा पर बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बच्चों, ये है AC/BC। AC की वैल्यू L/2 अपान में रूट में L² प्लस 4R² डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल ये हुए, तो cos अल्फा हमारे पास आ जाएगा L/रूट में L² प्लस 4R²। अब आपको समझना ही चाहिए कि हम cos अल्फा की वैल्यू क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि हमको ये पता है कि अगर यहाँ पर सॉलिड एंगल d बना हो, अगर यहाँ सॉलिड एंगल कितना बना हो बच्चों, d, ठीक है, तो इस d का अल्फा से रिलेशन क्या होता है, ये होता है सॉलिड एंगल d इज इक्वल टू, जब जरूरत पड़ेगी तो ये रिलेशन हम अभी यूज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब मेन बात क्या आ गई हमारे पास
कि हमको पहले इस एक प्लेन सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों प्लेन सरफेस का आ जाएगा, और टोटल फ्लक्स में से इन प्लेन सरफेस के फ्लक्स को घटा देंगे तो हमारा कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स निकल आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात यहाँ पे बच्चों ये आती है, तो इस सरफेस से फ्लक्स पास कितना होगा। मतलब ये सरफेस हम कह देते हैं S1, ये सरफेस कह देते हैं S2 और इस सरफेस को कह देते हैं S3। तो लिखेंगे यहाँ पे कि फ्लक्स पासिंग थ्रू प्लेन सरफेस S3, S3 से कितना फ्लक्स पास होगा ये सोचिए। तो बच्चों आपको पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से, कोई भी क्लोज सरफेस है, ठीक है, इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0 होता है। अगर आप 3D डायग्राम की बात करें, 3D डायग्राम की, तो 3D डायग्राम में टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है, 4π। जब 3D डायग्राम के लिए टोटल सॉलिड एंगल 4π होता है, इसका मतलब यह हुआ कि हम कह सकते हैं कि 4π सॉलिड एंगल मतलब टोटल किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होता है, Q/ε0, जहां पर Q क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाई सरफेस। तो अगर 4π सॉलिड एंगल से, इधर हम लिख देते हैं सॉलिड एंगल, इधर लिख देते हैं फ्लक्स। तो अगर 4π सॉलिड एंगल से Q/ε0 फ्लक्स पास होता है, इसका मतलब एक सॉलिड एंगल से बच्चों कितना फ्लक्स पास होगा, Q/4πε0। ठीक है, ठीक है। तो एक स्टेरेडियन सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स पास होगा, तो पास होगा Q/4πε0। याद रखिएगा, अभी जरूरत पड़ेगी यहां पे। अब सोचिए इस प्लेन सरफेस का सॉलिड एंगल कितना बन रहा है, इस प्लेन सरफेस का यहां पे सॉलिड एंगल बन रहा है d⍵। इस प्लेन सरफेस का सॉलिड एंगल कितना बन रहा है, d⍵। अभी हमने पढ़ा कि यूनिट सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स पास होगा, Q/4πε0, यानी कि d⍵, इससे सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स पास होगा, तो ये पास होगा φS3। अगर हम निकालते हैं तो ये पास होगा भाई एक सॉलिड एंगल से Q/4πε0, तो d⍵ सॉलिड एंगल से d⍵ इंटू Q/4πε0। ये फ्लक्स पास होगा किसी एक प्लेन सरफेस से। जब एक प्लेन सरफेस से इतना फ्लक्स पास होगा तो आप ये सोचिए कि अगर d⍵ की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा, ये मिलेगा Q/4πε0, ठीक है, इंटू 2π1 - cos अल्फा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो बच्चों यहाँ से मिलेगा φS3 = ये 2π से 2π कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा Q/2ε0 1 - cos अल्फा। ये तो एक प्लेन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स आया। सेम प्लेन सरफेस यहां भी है क्योंकि चार्ज सेंटर पे, यहां पे भी वही बात है, अल्फा इसका क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा प्लेन एंगल दोनों एंड से, और सॉलिड एंगल d⍵ बनेगा। इसका मतलब जो φS3 आया वही φS1 आएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं बच्चों यहां पे कि सो फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस, कितना फ्लक्स पास होगा सोचिए जरा, ये फ्लक्स पास होगा, ये हो गया φS2 = तो टोटल फ्लक्स में से इस फ्लक्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे भाई
टोटल फ्लक्स में से क्या करेंगे, इन प्लेन सरफेस का फ्लक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे मिलेगा बच्चों फाई नेट माइनस फाई S1 प्लस फाई S3। दोनों प्लेन सरफेस के फ्लक्स को नेट फ्लक्स में सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आपको पता है फाई S1 फाई S3 बराबर है, यानी कि फाई S1 की जगह फाई S3 पुट कर सकता हूँ तो 2 फाई S3 आ जाएगा। मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं फाई नेट माइनस 2 फाई S3। चलिए सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। ये आ जाएगा बच्चों फाई S2 इज इक्वल टू, ठीक है, फाई नेट मतलब Q अपान एप्सिलॉन 0 माइनस 2 फाई S3। फाई S3 की वैल्यू कितनी है, देखिए ये आई है Q अपान 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और Q अपान एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से फाई S3 की वैल्यू आप S2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, Q अपान एप्सिलॉन 0 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1 माइनस, ये तो देखो कैंसिल हो गए थे, Q अपान एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा, यानी कि ये सीधा सीधा बचेगा Q अपान एप्सिलॉन 0 कॉस अल्फा। और बच्चों कॉस अल्फा की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, L अपान रूट में L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस। तो फाई S2 आ जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0 L अपान रूट में L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, ठीक है। यह आ गया या Q अपान एप्सिलॉन 0 L अपान रूट में L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर। ये देखिए अगर आपको गिवन ऑप्शन में से, तो ये सी ऑप्शन है, इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको बच्चों नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फिगर 1.67 आर Ex इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर 1/2, Ey इज इक्वल टू Ez इज इक्वल टू 0, in which alpha is equal to 800 Newton per coulomb meter की power 1/2. Consider the cube shown in the figure 1.67. Calculate A. the flux phi E through the cube. B. the charge within the cube. Assume that A is equal to 0.1. Okay. तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कि x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वेरी कर रही है, Ex इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर 1/2, जबकि Ey Ez कंपोनेंट क्या है 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x डायरेक्शन में है, y और z में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं है। इसके बाद हमको दिया है जो ये अल्फा दिया है उस अल्फा की वैल्यू दे दिया है 800 न्यूटन पर कूलाम मीटर की पावर 1/2, ठीक है। और ये जो साइड है क्यूब की, ये जो साइड है क्यूब की A, ये भी हमको गिवन है, और ये गिवन है कि क्यूब जो है वो y एक्सिस से A डिस्टेंस पर ही है, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है बच्चों कि हमें फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू द क्यूब फाई ई। हमें फाई ई फ्लक्स बताना है जो कि पूरे क्यूब से पास होगा। दूसरा बताना है चार्ज विद इन द क्यूब, मतलब इस पूरे क्यूब से उस समय कितना चार्ज होगा, इनक्लोज्ड होगा, ठीक है। उस समय कितना चार्ज इनक्लोज होगा क्यूब में, ये चीज़ हमको कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी इस सरफेस पर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी। क्यों? ई डिपेंड कर रहा है अल्फा एक्स पर, इसका मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, तो यहाँ पे ई कम होगा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, फिर आगे और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा।
इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। पहले तो ये बात हमको सेट होनी चाहिए। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर, वो है एक्स एक्सिस में, प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि पहले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये हो गई E1, ठीक है। इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये क्या हो गई बच्चों, E2। अब देखिए E2 आ गई। अब देखिए इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती जाएगी, ठीक है, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, लेकिन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी। कुल मिला के सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो इधर होगी। मान लो ये E3, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E4 होगी। ऐसे ही इस सरफेस पर, जो ये सरफेस बाहर निकल रहा होगा, भाई ये क्यूब है ऐसे रखा होगा, ठीक है, तो इस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इधर होगी, इस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाला उसकी भी इधर होगी। और सबके एरिया वेक्टर कहाँ होंगे, आउटवर्ड। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर होगा इसका, सोचिए एरिया वेक्टर बनाइए, तो एरिया वेक्टर इस सरफेस का इधर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर। कहने का सेंस ये हुआ कि बाकी और भी अगर सरफेस आप बनाए, मतलब इधर वाला, तो इसका भी एरिया वेक्टर इधर, इसका भी एरिया वेक्टर जो अंदर होगा, इसका एरिया वेक्टर अंदर जाएगा। अब बाकी चार सरफेस पे, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी, चाहे बाहर वाला, चाहे अंदर वाला, सब पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो वहां का नेट फ्लक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि फाई का फार्मूला होता है E डॉट ए। तो जिन सरफेस पर 90 डिग्री होगा वहां पे EA cos 90 आ जाएगा, तो फाई कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस सरफेस का फ्लक्स 0, इस सरफेस का फ्लक्स 0, ठीक है। ऐसे ही बाहर जो सरफेस ऐसे होगा, इसका फ्लक्स, भाई देखो इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, तो इसका भी फ्लक्स 0। अब जो सरफेस अंदर होगा क्यूब में, उसमें एरिया वेक्टर उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अभी भी उसमें क्या होंगे, देखो एक दूसरे से 90 डिग्री पे, इसीलिए जो अंदर वाला सरफेस होगा उसका भी फ्लक्स 0 होगा। मतलब केवल दो सरफेस से फ्लक्स पास होगा, एक तो इससे और एक तो इससे, बाकी सबका फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए अब हम पहले और दूसरे सरफेस का फ्लक्स फाइंड करते हैं, फिर नेट फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों सरफेस का अगर फ्लक्स हमको निकाल के मिल जाए तो हम टोटल फ्लक्स बता सकते हैं, क्योंकि बाकी सबका तो 0 हो रहा है। सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, तो चलिए निकाल देते हैं। तो ये पहले सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, देखो E1 डॉट ए प्लस दूसरे सरफेस का इसका फ्लक्स क्या होगा, E2 डॉट ए, बाकी सारे सरफेस का फ्लक्स, तो उन सबका तो क्या बनना है, 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए तो फाई ई की वैल्यू आ जाएगी E1A cos, E1A और cos इनके बीच का एंगल, ये एंगल कितना है बच्चों, ये एंगल है 180 डिग्री, तो E1A cos 180 डिग्री प्लस E2 डॉट ए को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा E2A cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 180 की वैल्यू -1। इसका मतलब इस समय जो फाई ई आएगा वो क्या होगा, E1A और cos 180 की वैल्यू क्या है, -1, तो ये -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, डायरेक्ट लगा दें कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस का E1A प्लस का E2A cos 0 के लिए 1, तो इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। अब सोचिए E1 और E2 कितने होने चाहिए और A कितना होना चाहिए। तो भाई यहाँ से अगर आप देखिए तो E1 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते थे यहाँ पे। E1 कितना निकलता सोचिए, अल्फा इंटू एक्स
x कितना है बच्चों, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के लिए x कितना है, यहाँ ये सरफेस ऐसा होगा a डिस्टेंस पर, तो x की जगह क्या रख सकते हैं यहाँ पे a, तो अल्फा इंटू ए की पावर 1/2। अगर हम यहाँ पे फ्लक्स निकालते E2 क्या निकलता सोचिए, वो निकलता अल्फा इंटू यहाँ तक x की डिस्टेंस कितनी हो जाती a प्लस a, यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2a, तो अल्फा इंटू 2a की पावर 1/2। ठीक है, एरिया कितना होगा, तो एरिया तो भाई जब ये क्यूब है तो इसका हर सरफेस क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो सारे सरफेस का जब एरिया निकालेंगे तो वो सीधा सीधा निकलेगा बच्चों a², तो एरिया तो a² आ जाएगा। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ E1, E2 एंड A, पुट कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा बच्चों फाई ई इज इक्वल टू माइनस का E1 अल्फा a की पावर 1/2 इंटू a², एरिया की वैल्यू a² प्लस अल्फा 2a की पावर 1/2, ठीक है, इंटू a²। देखिए a² से a की पावर 1/2 जुड़ेगा तो a की पावर क्या हो जाएगा भाई 2 और प्लस हाफ यानी कि 2.5, यानी कि 5/2। यहाँ पे भी a की पावर क्या हो जाएगी 5/2 और √2 अलग हो जाएगा, मतलब फाई ई की वैल्यू यहाँ से आ रही है माइनस अल्फा a की पावर 5/2 प्लस √2 अल्फा a की पावर 5/2। ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि हमको अल्फा भी पता है a भी पता है। इसको हम चाहे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसको, √2 - 1 कॉमन ले लिया यहाँ पे, अल्फा और a की पावर 5/2 को, तो अल्फा इंटू a की पावर 5/2 कॉमन आ गया, तो बचा कितना अंदर, तो यहाँ बचेगा √2 प्लस का, यहाँ बचेगा माइनस का 1, तो √2 - 1, ऐसे हमने उसको रीअरेंज कर लिया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, तो फाई ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी सोचो, तो ये आएगा √2 की वैल्यू 1.414 माइनस 1 इंटू अल्फा की वैल्यू 800 इंटू a की पावर 5/2। जब a की पावर 5/2 को सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर, देखिए क्या है 0.1 मीटर, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 5/2। जब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नेट फ्लक्स आता है फाई ई, ये आंसर आ जाता है 1.05 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। इसका मतलब नेट फ्लक्स जो क्यूब से पास होगा वो क्या होगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये बच्चों नेट फ्लक्स का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टोटल चार्ज कितना इंक्लोज होगा इस क्यूब में। तो टोटल चार्ज के लिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा फार्मूला लगा देंगे, ये इतनी जगह का यूज कर लेते हैं। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा बच्चों, नेट फ्लक्स जो आया है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से क्यू निकालना कितना सिंपल है, एप्सिलॉन 0 इंटू फाई ई, वैल्यू पुट कर दीजिए। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू फाई ई, तो बच्चों फाई ई कितना आ गया देखिए 1.05 इंटू 1.05। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 9.27 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। ये क्यूब ही निकल आया, ये क्यूब ही निकल आया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो बच्चों अब हम अपना एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे।
गॉस थ्योरम का एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास यह है कि a large plane sheet of charge having surface charge density 5 into 10 की power minus 16 coulomb per meter square lies in xy plane. Find the electric flux through a circular area of radius 1 centimeter given normal to the circular area makes an angle of 60 degree with the z axis. तो बच्चों हमको क्वेश्चन ये गिवन है कि एक कोई लार्ज प्लेट है जो कि एक्स वाई प्लेन में रखी, मान लीजिए कि ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, तो ऐसे रखी हुई है एक्स और वाई में ऐसे, ठीक है। तो जब ऐसे प्लेट रखी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर होगी, जेड एक्सिस में, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्लेट है, ये उन्होंने खुद क्वेश्चन में दे दिया। तो एक लार्ज प्लेट है जो एक्स वाई प्लेन में रखी है जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, 5 × 10⁻⁻16 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। हमको गिवन है कि उस प्लेट के पास में एक सर्कुलर एरिया है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, मतलब 10⁻² मीटर, और उस एरिया का जो एरिया वेक्टर है, जो वो प्लेन मतलब सर्कुलर आपको दिया गया है, उसका जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लेट की, उसके साथ 60 डिग्री का कोण बना। तो हमको बताना है कि उस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो इसके लिए पहले हमको क्या करना चाहिए, हमको शीट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहिए। तो हम लिखेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जरा सोचिए यहाँ पे। तो E बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, σ/2ε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस रेडियस की सर्कुलर रिंग से कितना फ्लक्स पास होगा, तो फाई बराबर कर देंगे E.A, सिंपल जैसे करते थे, तो आ जाएगा EA cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन E और A, E एंड A के बीच का एंगल है। अब देखिए इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखिए तो E की वैल्यू σ/2ε0 A रिंग का एरिया, तो रिंग का एरिया कितना होगा A क्या है, सर्कुलर पार्ट का एरिया, तो सर्कुलर पार्ट का एरिया कितना होगा πr² cos थीटा, तो cos और ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि फाई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6/2ε0 8.85 × 10⁻12 इंटू पाई 3.14 इंटू r² 10⁻² का होल स्क्वायर इंटू 1/2, ठीक है। भाई सिग्मा दिया है 5 × 10⁻16 दिया है, ठीक है। अब जब इन सब को आप सॉल्व करेंगे तो फाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको, फाई इक्वल टू, तो फाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 4.44 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.44 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। इसको नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। बाकी और अच्छे क्वेश्चन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल से मिलता रहेगा। थैंक यू।